एक रिटायर्ड मास्टर जी अपने घर में बैठकर सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे। उनका पूरा ध्यान न्यूज़पेपर पर था और तभी अचानक से एक पुलिस वाला सादा वर्दी में उनके घर आता है और एकदम से मास्टर जी के पैर पकड़कर रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। अब मास्टर जी इस बात को देखकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कौन है और इस तरह से मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। तभी वह उससे कहने लगते कि अरे भाई कौन हो और इस तरह से मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। उसके बाद वह जो पुलिस वाला होता है वो अपना सर ऊपर की तरफ करता है और मास्टर जी जैसे उसके चेहरे को देखते हैं तो एकदम से हैरान और परेशान से हो जाते हैं। कौन था वह पुलिस वाला और किस वजह से इसे देखकर मास्टर जी हैरान और परेशान हो गए थे और वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए क्यों आया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर में एक लखनलाल नाम के टीचर रहा करते हैं जो कि सरकारी टीचर हैं और उनके खुद के 2 बच्चे हैं। वह अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन आज उनके रिजल्ट का दिन था और जैसे ही उनका रिजल्ट आता है उसी दौरान उन्हें ये बात बड़ी बुरी लगती है कि उनके दोनों बच्चों के एवरेज मार्क आए हैं, मुश्किल से वो पास हो पाए हैं। जबकि वह अपने बच्चों पर पूरा फोकस किया करते थे, सब तरह की सुविधाएं उन्हें मुहैया करा रखी थी, उसके बावजूद भी उसके बच्चे पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं थे। इसके बाद वह अपने बच्चों को धमकाने लगते हैं और धमकाते धमकाते उन्हें बड़ी बेचैनी सी होने लगती है। अपने बच्चों को घर में ही छोड़कर वह अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और इधर उधर खाली सड़कों पर टहलने लगते हैं। रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे और जिस रोड पर वह घूम रहे थे उस पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तभी अचानक से रास्ते में घूमते हुए उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था और जैसे ही मास्टर जी उस बच्चे को देखते हैं तो देखते ही पहचान लेते हैं। दरअसल वो उनके ही स्कूल का एक बच्चा था। वो 8वीं क्लास में पढ़ा करता था और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा उसके नंबर आए थे। लेकिन आज जब वो उसे पढ़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें उसकी कंडीशन समझ में आ जाती है कि इसके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। इसके बाद मास्टर जी धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर ऐसे क्यों पढ़ रहे हो। तो उसके बाद जैसे अर्जुन मास्टर जी को देखता है जो कि उसे स्कूल में भी पढ़ाया करते हैं तो एकदम से उनके पैर छूता है और कहता है कि मास्टर जी दरअसल आज वो, और ऐसा कहते हुए अर्जुन एकदम से खामोश हो जाता है। इसके बाद मास्टर जी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है तो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा बताओ क्या बात हो गई। तो वो कहने लगता है कि दरअसल आज वो घर का जो बल्ब था वो मेरे हाथों से टूट गया है और अब हमारे घर में उजाला नहीं है और मेरा शाम को बिना पढ़े मन नहीं लगता, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर पढ़ाई करने लगा। मास्टर जी जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है क्योंकि फिलहाल स्कूल के एग्जाम हो गए थे और एग्जाम के बाद भला कौन बच्चा पढ़ा करता है। तो वह उससे पूछने लगते हैं कि बेटा एग्जाम तो हो चुके हैं, फिर अब तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो कह देता है कि नहीं मास्टर जी, मैंने आपको बताया ना कि पढ़ाई के बिना मुझे चैन नहीं मिला करता, तो इसी वजह से मैं पढ़ने के लिए आ गया। बच्चे की डेडिकेशन को देखकर मास्टर जी बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में बल्ब लगा देता हूं और तुम घर के अंदर बैठकर पढ़ो। यहाँ पर इस तरह से पढ़ोगे तो तुम्हें कोई खतरा भी हो सकता है, शहर का मामला है और सुनसान एरिया है। इसके बाद मास्टर जी उसको लेकर एक दुकान पर जाते हैं और दुकान से एक बल्ब खरीदकर उसके घर में लगाने के लिए उसके साथ साथ चलने लगते हैं। जैसे धीरे धीरे मास्टर जी उसके उस घर तक पहुंचते हैं जिस घर के अंदर वो रहा करता था, तो उस घर को देखने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। यहाँ पर कोई घर नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके अंदर छोटे से बल्ब का जुगाड़ कर रखा था। उसी के अंदर जो अर्जुन था वह अपनी माँ के साथ रहा करता था और अब भी उसकी माँ घर के अंदर ही बैठी हुई थी। अब जैसे मास्टर जी अर्जुन के साथ घर में आते हैं तो अर्जुन अपनी माँ को आवाज लगाता है और कहता है कि माँ, मास्टर जी आए हैं। माँ इस बात को देखकर झट से खड़ी होती है और उस झोपड़ी से बाहर निकलती है। वह मास्टर जी के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती है, उन्हें नमस्कार करती है और पूछने लगती है कि मास्टर जी आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसके बाद जो मास्टर जी होते हैं वो उसे बता देते हैं कि इस तरह से आपका बेटा वहाँ पर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपके घर में बल्ब लगा दूँ। दरअसल ये बता रहा था कि बल्ब खराब हो गया है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद जो मास्टर जी होते हैं उसके घर में बल्ब का इंतजाम करते हैं और जैसे ही अंदर रोशनी होती है तो रोशनी होते ही घर के अंदर की हालत उसे और भी ज्यादा बेचैन कर देती है। घर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, छोटी मोटे सामान थे जिन सामानों के जरिए वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद मास्टर जी मन के अंदर गहन सोच विचार
करते हैं और बच्चे से वहां पर पढ़ने के लिए कहकर वहां से वापस चले जाते हैं। टहलते टहलते वह वापस अपने घर चले गए थे और घर जाने के बाद जब अपने बच्चों को देखते हैं तो उन्हें यह बात बड़ी बुरी लगती है कि एक लड़का जिसके पास कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सके, फिर भी वह पढ़ने लिखने के लिए इतना ज़्यादा बेकरार है। और एक मेरे बच्चे हैं जिनको मैं चाहता हूं पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी बनाना, और उनके पास सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। यही बात सोचते सोचते वह बिस्तर में आराम करने लगते हैं और पूरी रात भर इस बात के बारे में सोचते हैं। जैसे दूसरे दिन सुबह होती है तो अब तक भी उस बच्चे का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था और वह सोचने लगता है कि अगर इस बच्चे को थोड़ी सी भी सुविधा मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। इसी बात को सोचते सोचते उसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद दोबारा से स्कूल खुलने थे और पहला दिन था बच्चों के आने का। इसके बाद मास्टर जी भी तैयार होकर स्कूल में जाते हैं और वहां पर बहुत ही कम बच्चे आए थे क्योंकि अभी अभी एग्जाम हुए थे, तो उसके काफी दिनों बाद तक बच्चे प्रॉपर तरीके से आना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो अर्जुन होता है वो पहले दिन भी पूरी तैयारी के साथ स्कूल आता है और वहां पर बैठकर पढ़ाई करने लगता है। इसके बाद जो मास्टर जी होते हैं वो घूमते घूमते 9वीं क्लास में आते हैं। वैसे वो 8वीं तक ही पढ़ाया करते थे, लेकिन स्पेशली वो अर्जुन को देखने के लिए आए थे। वहां पर अर्जुन को पढ़ता हुआ देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और वह सोचते हैं कि मुझे इसकी जरूर कुछ ना कुछ मदद करनी होगी। यही बात सोचकर जो मास्टर जी होते हैं अपने स्कूल में अर्जुन के लिए बात करते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा और ऊपर से महीने के 1000 से 1200 रुपए उसे देने का प्रावधान बनाते हैं और प्रिंसिपल साहब को उसकी पूरी कहानी बताते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो अपनी तरफ से भी 200 रुपए हर महीने उस बच्चे को देने का प्रावधान करते हैं और इसके बाद अर्जुन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब तक अर्जुन की माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी और उसके बाद अपने बेटे के लिए किताबों का या पेन हो या कॉपी हो इन सब का खर्चा निकाला करती थी। लेकिन अब जो अर्जुन होता है वो हर महीने 1200 रुपए लाकर अपनी माँ को देता है और उन्हीं पैसों से उसकी पढ़ाई भी हो जाती है और साथ में कुछ पैसे बच भी जाते हैं जिन पैसों से घर का खर्च चलने में आसानी हो जाती है। माँ को जब बेटा पैसे लाकर देता है पहली बार तो उसके बाद माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद अर्जुन पूछने लगता है कि माँ तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो उसके बाद माँ कहने लगती है कि बेटा दरअसल पैसे इस तरह से मुझे कभी तो तुम्हारे पिता ने दिए थे और आज तुम दे रहे हो। पिता का नाम सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे ध्यान नहीं है कि उसके पिता कैसे थे। उसने दरअसल अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। आज से काफी दिनों पहले अर्जुन की मां और उसके पिता गांव की लड़ाई को छोड़कर वहां से अपनी जमीन को बेचकर शहर में आकर बस गए थे और सोचा था कि यहां पर मेहनत मजदूरी करके अपना समय व्यतीत कर लेंगे और कुछ पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे ताकि कुछ पैसे और कमाकर वह शहर के अंदर अपने लिए घर ले सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब अर्जुन का जन्म होता है तो अर्जुन के जन्म के लगभग 6 महीने बाद अर्जुन के पिता का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। इसके बाद जो पैसे उन्होंने अपनी जमीन को बेचकर अभी तक बचा रखे थे, क्योंकि वे किराए के कमरे में रहा करते थे और अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर रखे थे, वो सारे पैसे जो कुछ भी उन्होंने बचा रखे थे उन पैसों को उसकी माँ यानी कि जो सावित्री देवी है वो उसके इलाज में लगा देती है और वो पैसे भी खत्म हो गए थे और ऊपर से जो अर्जुन का पिता होता है उसकी जान भी नहीं बच पाती है। इसके बाद जो अर्जुन की माँ सावित्री देवी होती है वह मेहनत मजदूरी किया करती है और मेहनत मजदूरी करने के बाद धीरे धीरे अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। अर्जुन के पिता अर्जुन को एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, तो इसी सपने को पूरा करने के लिए जो अर्जुन की माँ सावित्री देवी होती है वह अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए काफी ज्यादा प्रेरित करती है और इसी वजह से अर्जुन पढ़ाई लिखाई के लिए इतना आतुर होता था कि उसे पढ़ाई लिखाई करे बिना बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता था और शाम को सोने से पहले एक बार पढ़ना उसे जरूर होता था। माँ बेटा दोनों मायूस बैठे हुए थे, इन सभी बातों को सोच रहे थे, लेकिन तभी जो बेटा होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिन की बात है, जब मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा तो एक बड़ा अधिकारी बनूंगा और उसके बाद आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यही सोचकर माँ बेटे वहां पर खुश रहने लगते हैं और इसके बाद जो मास्टर जी होते हैं वो कभी कभी अर्जुन के घर कुछ राशन भी लाकर दे जाया करते। अर्जुन के लिए अपने बच्चों की वो किताबें जिन किताबों को उसके बच्चे नहीं पढ़ा करते थे उन किताबों को लाकर अर्जुन को दे दिया करता और अर्जुन भी इन किताबों को लेकर बड़ा खुश हुआ करता। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अर्जुन की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है और जैसे उसकी 12वीं क्लास कंप्लीट होती है तब तक उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अब तक जो उसे पैसे मिल रहे थे
वो किसकी वजह से मिल रहे थे। दरअसल अर्जुन बड़ा होने के साथ साथ ये चीज देखने लगा था कि बच्चे पढ़ने लिखने में तो और भी काफी होशियार हैं, लेकिन ये पैसे मुझे क्यों मिला करते हैं। तो इसी वजह से जब वह 12वीं क्लास में होता है तो अपने प्रिंसिपल से इस बारे में बात करता है और प्रिंसिपल उसे पूरी सच्चाई बता देता है। इसके बाद जो अर्जुन होता है उन मास्टर जी की, जिनका नाम लखनलाल होता है, बहुत ही ज्यादा इज्जत करने लगता है और वो उसके लिए बहुत ही अहम व्यक्ति बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अर्जुन होता है वहीं से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है। जैसे उसकी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अर्जुन अब अपनी माँ को काम करते हुए नहीं देख सकता और उसके बाद वह इधर उधर कुछ छोटी मोटी नौकरी ढूंढना चाहता है, जिस नौकरी को ढूंढकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई को भी आगे जारी रख सके। वह इधर उधर नौकरी ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक नौकरी मिल जाती है जो कि पार्ट टाइम थी, जिसके बाद उसे इतना टाइम तो मिल ही जाता था कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई को कर सके। दरअसल वह नौकरी थी एक डीजे ऑपरेटर की, जहां पर उसे कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए काम करना पड़ता और उसके पैसे उसे पूरे पूरे मिल जाया करते। डीजे के मालिक ने उसे वहां पर काम पर रख लिया था और जब भी कभी डीजे की बुकिंग रहा करती तो वह अर्जुन को वहां पर बुला लिया करते और उसे पैसे भी दिया करते। इसी दौरान एक दिन अर्जुन को डीजे के काम के लिए बुलाया जाता है। 2 घंटे का काम था, एक व्यक्ति की रिटायरमेंट होने वाली थी और जब वो रिटायर होकर आएगा तो उसे डीजे से वहां से लाया जाना था और इसके लिए अर्जुन वहां पर तैयार होकर आ जाता है। डीजे वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो रिटायर होने वाला व्यक्ति अर्जुन को दिखाई देता है तो अर्जुन को बड़ी हैरानी होती है और वह इस बात से खुश भी था कि आज इस नौकरी की वजह से उस व्यक्ति से उसकी दोबारा मुलाकात हो गई थी, जिसने कभी स्कूल टाइम में उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था पढ़ाई लिखाई के लिए और उसे बहुत सारा सहारा दिया था ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई आसानी से हो सके। दरअसल ये जो रिटायरमेंट थी ये लखनलाल मास्टर जी की थी और उसी रिटायरमेंट के लिए इस डीजे का प्रबंध किया गया था। लेकिन तभी अचानक से एक पुलिस वाला आकर उस डीजे को बंद करा देता है और ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और उन पर केस दर्ज करने के लिए कहता है। यह सब कुछ जब लखनलाल जी देखते हैं तो उन्हें यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो जाकर उस पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो एक थाना इंचार्ज था और वह बार बार कहने लगता है कि तुम इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते, यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में और भी लोग हैं और ये लोगों को इस चीज से परेशानी हो सकती है। जो लखनलाल जी होते हैं वो उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, दरअसल मैं रिटायर हुआ था तो बच्चों ने इस डीजे का प्रबंध कर दिया है, अगर आपका हो तो हम इसको अभी बंद करके ऐसे ले जाते हैं। लेकिन पुलिस वाला उनसे पैसे ऐंठना चाहता था और इसी वजह से वो उनको बार बार धमकी देने लगता और कहता कि तुम्हारे बाप का राज है क्या जो तुम इस तरह से दिन दहाड़े इस तरह का शोर मचाओगे, ना तो तुमने कोई परमिशन ली है और ना ही तुमने इस चीज के लिए पहले इन्फॉर्म किया है, तो तुम लोगों के ऊपर केस दर्ज होगा और तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। अब लखनलाल जी खूब उसके हाथ पैर जोड़ते हैं लेकिन वो बार बार उन्हें धमका रहा था और यह सब कुछ वहां से अर्जुन देख रहा था। इसके बाद लखनलाल जी के बेटों में से जो बड़ा बेटा होता है वह चुपके से उस व्यक्ति के पास जाता है जो पुलिस वाला था और उसे चुपचाप कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि साहब आप यहाँ से जाइए, हमारा काम है, इसको हो लेने दीजिए। इसके बाद पुलिस वाला उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है और उसके बाद डीजे दोबारा से चालू हो जाता है। लेकिन यह बात लखनलाल जी के दिमाग में बैठ गई थी और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन को यह बातें बड़ी बुरी लगती हैं लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके पास फिलहाल कोई पावर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, तो इसी वजह से वह ऐसे ही चुपचाप रह जाता है। सब कुछ कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो अर्जुन होता है उस डीजे की नौकरी को छोड़ देता है और अपनी माँ को लेकर वहां से और किसी दूसरे शहर में चला जाता है अपनी आगे की तैयारी करने के लिए। दरअसल अर्जुन अब एक एसपी बनना चाहता है और इसके लिए वह यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहता है। इसी वजह से वह अपनी माँ को लेकर दिल्ली आ गया था। यहाँ पर वह किराए के मकान में रहते हैं, माँ इधर उधर काम किया करती है, साथ में अर्जुन भी काम किया करता है और अर्जुन यहाँ पर रहकर अपनी यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। इसके बाद अर्जुन वहां पर एग्जाम देता है लेकिन पहली बार में उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है और इसके बाद जब दूसरी बार वो एग्जाम देता है तो दूसरी बार में वह एक आईपीएस ऑफिसर बन गया था। जैसे ही बेटा आईपीएस ऑफिसर बनता है तो माँ को इस बात की बड़ी खुशी होती है और माँ कहने लगती है कि बेटा तूने तो आज मेरा नाम रोशन कर दिया। अर्जुन भी इस बात से बड़ा ही खुश होता है लेकिन अभी उसे उस चीज को पूरा करना था जिस चीज के लिए वो एक एसपी बनना चाहता था। इसके बाद अर्जुन अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। जैसे उसकी पोस्टिंग होती है तो उसके बाद वह उस थाना इंचार्ज को, जिस थाना इंचार्ज के सामने उसके मास्टर जी ने जो उसके आदर्श थे और जिन्होंने उसे मोटिवेट किया था, हाथ पैर जोड़कर माफी मांग रहे थे और बाद में मायूस हो गए थे, उसकी जन्म कुंडली निकालने लगता है और जन्म कुंडली निकालने के बाद
अर्जुन को पता चलता है कि वो तो फिलहाल मेरे डिस्ट्रिक्ट के एक थाने में काम कर रहा है और इसके बाद जो अर्जुन होता है उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके वो उस पर केस करने लगता है। जो करप्शन के चार्जेस थे, कई ऐसे चार्जेस थे, बहुत लोगों ने आरोप लगाए थे, उन सभी केसों को ओपन करवा देता है। अब जब इस तरह से केस ओपन होते हुए दिखाई देते हैं तो उसके बाद जो थाना इंचार्ज होता है वह समझ जाता है कि ये नॉर्मल तो नहीं है, किसी को मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, उसी का वो बदला ले रहा है। उसके बाद जो थाना इंचार्ज होता है अपने बेस पर इस बात की तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी उसके ऊपर हो रही है कार्रवाई, ये सब कुछ एसपी साहब का कारनामा है। इसके बाद जो थाना इंचार्ज होता है वह एसपी साहब के पास जाता है और वहां पर जाने के बाद उनसे पूछने लगता है कि साहब, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो अर्जुन होता है वो कहने लगता है कि हाँ, हमारी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो तुमने गलत किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। लेकिन जो थाना इंचार्ज होता है उसे पता होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो बात है। तो इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि साहब बता दीजिए मुझसे क्या गलती होगी, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो पहले तो उसे अर्जुन नहीं बताता है, लेकिन जब थाना इंचार्ज बार बार उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है और कहने लगता है कि साहब बताइए क्या बात हो गई जिस वजह से आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि फिलहाल वो सस्पेंड था, अर्जुन ने सबसे पहले उसे सस्पेंड कराया था। तो इसके बाद जो अर्जुन होता है थाना इंचार्ज को पूरी बात बता देता है कि उस दिन जो टीचर ने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े थे और तुम उसे बार बार जलील कर रहे थे वह और कोई नहीं, मेरे अध्यापक थे और उन्होंने इस तरह से मेरी मदद की थी। अब यह बात सुनकर जो थाना इंचार्ज होता है वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने जो गलत काम किए थे वो गलत काम उसके सामने आ गए थे और उनकी वजह से आज उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इस बात को बताने के बाद जो अर्जुन होता है वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि जो तुमने किया है वो तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इसके बाद थाना इंचार्ज सोचने लगता है कि उन टीचर से जाकर माफी मांग लेता हूं, हो सकता है उनके कहने के बाद ये मुझे माफ कर दे और मेरे खिलाफ इस तरह के केसों को ओपन करना बंद कर दे। यही सोचकर जो थाना इंचार्ज होता है वहां से सीधा उन टीचर के घर पर पहुंच जाता है पता करके, और जैसे ही वहां आंगन में उनको बैठकर अखबार पढ़ते हुए देखता है तो एकदम से जाकर उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। अब जो लखनलाल जी होते हैं वो देखने लगते हैं कि ये कौन है और मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है। तो उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि भाई तू कौन है और मेरे पैरों को इस तरह से क्यों पकड़ रहा है। तो उसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो अपना सर ऊपर की तरफ करता है और जैसे लखनलाल जी उसका चेहरा देखते हैं तो एकदम से वो सारी बातें उनके सामने वीडियो फिल्म की तरह घूमने लगती हैं। जो कुछ भी उस दिन हुआ था, जिस दिन वो रिटायर हुए थे, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, आज से 5 साल पहले की बात है। उसको उठाते और उठाने के बाद कहने लगते कि भाई मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, मेरे पास क्या है। तो उसके बाद जो थाना इंचार्ज होता है उसे बता देता है कि दरअसल हमारा जो एसपी है वो आपका ही कोई शिष्य है और वो कह रहा था कि मेरे गुरुजी का तुमने अपमान किया है और उस अपमान का ही मैं बदला ले रहा हूँ। इसके बाद जैसे इस बात को मास्टर जी सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा शिष्य होगा जो मेरे अपमान का बदला ले रहा है, लेकिन उसे अभी तक इस बात के बारे में नहीं पता कि उसे इस बात के बारे में किसने बताया था। उसके बाद मास्टर जी इस बात को लेकर काफी संशय में रहते हैं, लेकिन अगले ही दिन जो एसपी साहब होते हैं वहां से सीधा मास्टर जी के पास आते हैं और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगते हैं। मास्टर जी जैसे अर्जुन को देखता है तो पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मास्टर जी को उससे मिले हुए, लेकिन जब अर्जुन अपना परिचय देता है तो वह उसे पहचान जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये बताओ, मैं कल से इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो उसके बाद अर्जुन पूरी कहानी बता देता है कि उस दिन जिस दिन आप रिटायर हो रहे थे तो जो डीजे आपके उसमें आया था उसके अंदर मैं ही काम कर रहा था और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं इस चीज को भुला नहीं पाया और इसी वजह से मैंने एक एसपी बनने की ठानी, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया है और आप अगर मुझको इतना मोटिवेट नहीं करते तो मैं आज एक एसपी नहीं हो पाता। इसके बाद जो मास्टर जी होते हैं दोनों बच्चों को आवाज लगाते हैं जो कि घर के अंदर ऐसे पड़े रहा करते हैं और अपने पिता की पेंशन से गुजारा किया करते हैं। उनको बुलाने के बाद वह अर्जुन से उनको मिलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये भी तुम्हारी बराबर का है, लेकिन आज ये एक एसपी है और इसने मेरे अपमान का बदला लिया है। बच्चे इस बात को सुनकर अपना सर नीचे की तरफ कर लेते हैं कि वो अर्जुन के सामने एक बहुत बड़े फेलियर थे और अर्जुन फिलहाल एक बहुत बड़ी पोस्ट पर था, तो उससे वो लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसके बाद जो अर्जुन होता है काफी देर तक उनसे बातें करता है और बातों के दौरान उसे पता चलता है कि मास्टर जी अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं। जब अर्जुन वहां से जाने वाला होता है तो मास्टर जी को अपने वहां पर बुलाने के लिए कहने लगता है, तो मास्टर जी मना कर देते, कहते कि बेटा यहाँ पर मुझे कैसी भी कोई परेशानी नहीं है, बच्चों की तरफ से थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन कभी ना कभी ये भी कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद जो अर्जुन होता है उनसे विदा लेता है और जाते समय वो कह देता है कि सर अगर जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप सीधा मुझसे फोन कर सकते हो, और अपना नंबर लिखकर उन्हें दे आता है। इसके बाद अर्जुन वहां पर अपनी ड्यूटी करता रहता है और इसी तरह से अपने समय को व्यतीत करता रहता है। दोस्तों ये
थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।